नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम लेक्चर 24 को देखने वाले हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी ही आपके ये सेशन जो आर्ट एंड कल्चर के वो फिनिश हो जाएंगे, फिर हम जल्दी से कोई एक नया टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, बहुत बच्चे अपने सजेशंस दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपके सजेशंस के लिए मोस्ट वेलकम। हम उस पर ध्यान करेंगे, विचार करेंगे और जल्दी से इस सेशन को हम फिनिश करने वाले हैं। हमारा मेंस के एस्पेक्ट से, पीटी के एस्पेक्ट से जो टॉपिक्स थे हम ऑलमोस्ट उनको आने वाले 2 से 3 वीडियोस में कवर कर लेंगे। और लास्ट वीडियो में कुछ इस प्रकार से हम एक तरह से तैयार कर रहे हैं उसको कि उसमें जो भी मेंस के यूपीएससी की अगर बात करूं तो जो भी यूपीएससी मेंस के बचे हुए क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, उनको हम वहां पर लेकर आएँ और उनको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो आप क्या तैयार हैं जल्दी से जल्दी अपने सेशन को फिनिश करने के लिए, ताकि कोई नया सब्जेक्ट अब हम शुरू कर सकें। चलिए फिलहाल यहाँ पर ध्यान देते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए देखिए क्या है आज के लेक्चर में, द्रविड़ साहित्य। देखिए हमने साहित्य शुरू किया था, इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्रविड़ साहित्य। साहित्य जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य क्या होता है, हमारे समाज का दर्पण होता है। ऐसा क्यों? इसमें हमें पिछले पुराने अपने समाज के बारे में या किसी भी तरह की आप देख सकते हैं समाज के बारे में पता चलता है, जिसमें उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। और ये तीनों डायमेंशंस वहाँ की हर चीज़ को आपको है कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो आप देखेंगे कोई ग्रंथ हो, कोई पुस्तक हो, कोई किसी प्रकार का लेखन हो, तो उन सब में आप देखते हैं उन सभी परिस्थितियों के बारे में अपनी कल्पनाओं और अभिव्यक्ति को इस प्रकार से शब्दों के थ्रू उकेरा जाता है। जैसे चित्रकला में कल्पनाओं और देखेंगे आप अभिव्यक्ति को चित्रकारी के थ्रू उकेरा जाता था, वैसे यहाँ शब्दों के थ्रू बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो शुरू करें, चलिए अब देखते हैं द्रविड़ साहित्य की बात कर रहे हैं। तो द्रविड़ साहित्य के अंतर्गत आप देखते हैं 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाओं, जिसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु को शामिल किया जाता है। पर बात जब आए यहाँ पर तो देखेंगे इन सभी भाषाओं में तमिल जो है वो सबसे पुरानी मानी जाती है। ऐसा क्यों है? कहते हैं कि संस्कृत भाषा के काफ़ी निकट है और विशेष रूप से इसमें बात की जाए तो व्याकरण और शब्दों को इसमें उधार लेने के संबंध में कुछ तत्व दिखाई देते हैं। और कह सकते हैं कि तमिल में सबसे प्रसिद्ध जो साहित्यिक शास्त्रीय रचनाएं हम कह सकते हैं, संगम साहित्य जो है वो सबसे पुराना है। तो बेसिकली हम आज यहाँ पर संगम साहित्य से संबंधित और भी यहाँ पर जो आप देखेंगे कि और साहित्य हैं अलग अलग, वो हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए पहले संगम साहित्य समझते हैं। पहले तमिल साहित्य में हम संगम साहित्य को समझेंगे। देखिए द्रविड़ साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन तमिल साहित्य को हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, इसको संगम साहित्य कहा जाता है। तो अब देखते हैं संगम साहित्य पे चलते हैं। संगम साहित्य का अर्थ क्या होता है, परिषद या गोष्ठी से है, जहाँ तमिल कवि और विद्वान एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है जो संगम का मतलब क्या होता है, कवियों की बैठक, यानी एक गोष्ठी हम कह सकते हैं होती है। और इसमें संकल्पित आप देखेंगे, संकलित कहने का मतलब इसमें संकलित किए गए साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ये लगभग आप देखते हैं 300 से, आप यहाँ आगे देखेंगे 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य में ये रचना संगम साहित्य की गई थी। ठीक है, संगम कवियों की मुख्य रूप से 2 शैलियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, संगम कवियों की मुख्य रूप से 2 शैलियाँ हैं, जिसमें अगम यानी कि प्रेम की बात करता है, इसमें आंतरिक चीज़ों की भावनाओं की बात करता है, प्रेम की यहाँ पर प्रसंग की बात करता है, प्रेम की व्यक्तिपरक कविताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और पुरम क्या होता है, तो पुरम आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ लोक काव्य और वीर रस प्रधान कविताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि पुरम में देखेंगे सामाजिक जीवन हो गया, नैतिकता, वीरता हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं रीति रिवाज, ये सब चीज़ें जो लौकिक हैं, आप कह सकते हैं लोक जीवन से संबंधित है, इनको आप पुरम के अंदर पढ़ते हैं, पुरम शैली के अंदर। तो जब आप प्रश्न उत्तर भी करेंगे तो इन 2 शब्दों को भूलिएगा मत, संगम का साहित्य के अंतर्गत अगम और पुरम, क्योंकि आप जब आने वाले टाइम पे भी जब और पढ़ेंगे तब देखेंगे इसका क्या रोल है। ठीक है, आइए उसको भी समझते हैं। देखिए संगम साहित्य की 18 कृतियों में से लगभग 2381 कविताएं सम्मिलित हैं, जिनमें से आप देखेंगे 447 कवियों ने लिखा था और उनमें 30 महिलाएं थी। ऐसा हाईलाइट क्यों किया गया? जब हम अपना प्रश्न लिखेंगे मेंस आंसर राइटिंग में, जब संगम साहित्य से वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, तब हम वहाँ बता सकें कि भाई सामाजिक स्थिति में क्या महिलाओं की स्थिति भी तो मैटर करती है ना, तो महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो इससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं,
है ना। तो महिलाओं में कवित्री देखेंगे अवैयर हो गया, उनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त थी और ये कृतियां उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक देखिए विषयों की सूचना भी प्रदान करती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो आपका साहित्य किस लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साहित्य की बात है तो इन चीजों को मिश्रण करके आपको जो प्रश्न में पूछा गया यहाँ पर उसको मेंशन करना ही होगा कि उन तीनों की कंडीशन अपने अपने क्षेत्र में क्या थी, साहित्य में ऐसा क्या मिला, साहित्य में इसके बारे में क्या मिला, उन सबको हमको उदाहरण के साथ वो किस साहित्य में वो चीजें वहां पर दिखाई गई हैं उनको भी लिखना होगा मेंस आंसर राइटिंग में यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं संगम राज्य और आयोजन स्थल और उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहला संगम जो आप देखेंगे इसमें संगम जो सम्मेलन यहाँ पर हम संगोष्ठी ये कह सकते हैं वो था, तो क्या था वो पहला राज्य कहाँ हुआ था, पांड्य में। इसके बाद आयोजन स्थल मदुरई है और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त या शिव थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसमें पांड्य थे, इसके बाद कपाटपुरम आयोजन इसका स्थल था और प्रारंभ में अगस्त थे इसके अध्यक्ष और इसके बाद आप देखेंगे उनके शिष्य तोल्काप्पियर ने पदभार इसका संभाला था। क्लियर है, ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। तीसरा क्या था, पांड्य राज्य था ये भी। इसके बाद मदुरई इसका आयोजन स्थल था। इसमें देखेंगे नक्कीरर जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त अध्यक्ष थे यहाँ पर तीसरे संगम, शायद उसकी बात कर रहा है जो उसका सम्मेलन था, ठीक है, सभाएं थी जो उसकी है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी लंबे लंबे चलते थे, ये सिर्फ 1 वर्ष 2 वर्ष के नहीं, काफ़ी लंबा इसका जो है वो जो है समय काल हुआ करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम संगम साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, देखिए साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य में रचनाएं निश्चित होंगी, उन रचनाओं से ही तो हमें पता चलेगा वहाँ पर कैसी चीज़ें थी, क्या परिस्थितियाँ थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि मेंस में आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, पूछा गया है कि उस वक्त की राजनीतिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, मतलब राजनीतिक स्थिति के बारे में उतना नहीं पता चलता है जितना कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ऐसा क्यों प्रश्न बना, क्योंकि भाई हमें उस हिसाब से उसमें साहित्य में कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला वो जब हम प्रश्न पढ़ेंगे, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए यहाँ पर। आइए देखते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, तिरुकुरल जो है इसकी रचना किसने की थी, तमिल संत थे एक, उन्होंने तिरुवल्लुर द्वारा इसकी रचना की गई थी। कौन से ग्रंथ की, तिरुकुल्लुर की, ठीक है। इसके बाद ये कृति जीवन के प्रति एक पंथ निरपेक्ष नैतिक, ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्ष नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण व्यक्त करती है। ये सब जो रचनाएं ये जो दी गई हैं इन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि मेंस में जब आपका संगम साहित्य के बारे में जब पूछा जाएगा तो इन रचनाओं के इतर कुछ नहीं है, इन रचनाओं के उदाहरणों के साथ ही आपको वहाँ पर प्रश्न लिखना है, पूरा प्रश्न याद रखिएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहिए, ध्यान से सुनिए भी इसको। ये महाकाव्य राजनीति शास्त्र और प्रेम के विषय पर केंद्रित है। कौन सा, तिरुकुरल जो है वो राजनीतिक शास्त्र और प्रेम के विषयों पर केंद्रित है। मेन कृष्ट इसका ये है, ठीक है। तोल्काप्पियम जो है वो एक ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा है, ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है ये बेसिकली। आप देखेंगे जिसकी रचना अगस्त ऋषि के पुत्र तोल्काप्पियर, ठीक है, तोल्काप्पियर द्वारा की गई थी। किसकी रचना, तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर किसके, अगस्त ऋषि के जो पुत्र थे उनके द्वारा की गई थी। तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। अब देखते हैं शिल्पाधिकारम जो है वो उसकी रचना इलांगो अडिगल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इलांगो अडिगल के द्वारा की गई थी। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, शिल्पाधिकारम की, ठीक है। ये भी एक रचना है, इसकी रचना किसने की थी ये हम बता रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें थी वो हम समझते हैं अभी, ठीक है। देखिए जैसे शिल्पाधिकारम की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये इस यथार्थवादी रचना में तात्कालिक लोक जीवन की संवेदनाओं को इसमें सुरक्षित किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे शिल्पाधिकारम को क्या हुआ था कि तमिल जनता का क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय काव्य कहा जाता है, ठीक है। इसमें मदुरई नगर का जो है बहुत ही भव्य और सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। इस महाकाव्य में आप देखेंगे जो नायक है वो नायिका को आप देखते हैं कोवलम, नायिका जो है कोवलम और कड़गी जो थे उसमें जो चोल व्यापार में देखेंगे चोल राज्य के व्यापारी एक दंपति हैं और इसमें माधवी नामक एक नर्तकी का उल्लेख मिलता है जिसके संपर्क में आप देखेंगे कोवलम आया और बाद में क्या हुआ, विवाह के बाद माधवी अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। कुछ इस तरह की स्टोरी है। यहाँ पर बताने का उद्देश्य ये था आप रूबरू हो कि इसमें क्या चीज दी गई है, तो तात्कालिक लोक जीवन की रचनाओं को, संवेदनाओं को उसमें वहां पर लिखा गया है, बताया गया है, ठीक है। इसके बाद मणि मेखला जो आप देखेंगे इसकी रचना मदुरा के व्यापारी शीतलय सत्यनार, क्या नाम है, शीतलय सत्यनार द्वारा की गई है। देखिए थोड़े से टफ नेम है, आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा।
पड़ेगा, वरना थोड़ा फंबल होता रहेगा आपका भी। ये कृति तत्कालीन आप देखते हैं तमिल समाज की सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या व्यापक रूप से की गई। तो किसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, यहाँ पर भी देखेंगे बाद में जो है वो माधवी जो नाम था वो बाद में बौद्ध धर्म अपना लेती। फिर इसके बाद आप मणि मेखलाई में भी देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोवलम और माधवी से जो एक कन्या उत्पन्न होती है उसका नाम मणि मेखलाई होता है, और बाद में वो भी क्या करती है, राजकुमार उदयन से शादी करती है, विवाह करती है, प्रेम संबंध पर उसका चर्चा का विषय दिया गया है वहाँ पर। और इसके बाद अंत में वो भी क्या करती है, अपनी माँ माधवी की तरह ही वो भी अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पर बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या व्यापक रूप में देखने को मिलती है। अब तेलुगु साहित्य पे आते हैं। तेलुगु साहित्य में ऐसा क्या है, पढ़ लेते हैं हम इसको भी। देखिए 11वीं सदी के प्रसिद्ध कवि जो नन्नय्या थे वो तेलुगु साहित्य के प्रथम कवि माने जाते। कौन से प्रथम कवि ये थे। तेलुगु भाषा का स्वर्णिम युग कहा जाए तो विजयनगर को उसके तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जब विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम ने दरबारी कवि नचना सोमनाथ द्वारा उत्तर हरिवंशम की यहाँ पर रचना की थी। तो किसके द्वारा उत्तर हरिवंशम की रचना की गई, नचना सोमनाथ के द्वारा। ये आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। विजयनगर राज्य के शासक जो थे कृष्णदेव राय महान विद्वान और साहित्य के संरक्षक हुआ करते थे, और उनके द्वारा अमुक्त माल्यद देखेंगे शीर्षक से लिखा गया एक काव्य संग्रह है। कौन सा है, ये काव्य संग्रह विशिष्ट है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 साहित्यिक विभूतियों जिसको अष्ट दिग्गज आप देखेंगे कहा जाता है, उनको आश्रय उन्होंने दिया था। इसमें से प्रमुख तेलुगु कवि कौन कौन से हैं, अल्लासानी पेद्दाना, ठीक है, मनुचरितम इनके द्वारा लिखा गया, नंदी तिम्माना परिजात अपहरणम, इसके बाद तेलानी रामकृष्ण पांडुरंग महात्ममय आदि यहाँ पर लिखे गए थे इनके द्वारा। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं मलयालम साहित्य पे। तो देखेंगे जो द्रविड़ साहित्य की जो तीसरी महत्वपूर्ण भाषा के अंतर्गत हम मलयालम साहित्य को यहाँ पर शामिल करते हैं। इस पे देखेंगे व्यापक मात्रा में संस्कृत भाषा के शब्दकोश को स्वयं में विलय किया गया। मलयालम साहित्य में देखेंगे संस्कृत भाषा के भी कुछ तत्व वहाँ पर, कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके अभी कुछ है कह सकते हो उस भाषा का वहाँ पर मिला जो मिश्रण है वो देखने को मिलता है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति 11वीं सदी में हुई थी, ठीक है, लेकिन बहुत समय देखेंगे बहुत कम समय में इस भाषा ने अपनी समृद्धि साहित्य का कोश सर्जित कर लिया था। मलयालम भाषा की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कोका संडिशन और इसके बाद देखते हैं भास कौटिल्य। और देखेंगे जो कि ये दोनों ही अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करते हैं, ये दोनों ही देखेंगे आप अर्थशास्त्र पर, किस पर, अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करने वाले यहाँ पर, ठीक है, इसको अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करने वाले हैं यहाँ पर ये दोनों ही रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, कन्नड़ साहित्य को देखते हैं। कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है व्यापक रूप से। कन्नड़ भाषा में लिखे गए जैन ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमुख है माधव द्वारा लिखित धर्मनाथ पुराण। तो किसके द्वारा लिखित है, धर्मनाथ पुराण। इसमें जैन धर्म का प्रभाव अधिक देखने को मिला है आपको कन्नड़ साहित्य में। इस साहित्य को राष्ट्रकूट एवं चालुक्य शासकों ने विशेष संरक्षण दिया। हर कोई शासक आया उसने अपने अपने तरीके से वहाँ पर उस साहित्य को संरक्षण देने का प्रयास किया। और राजकोट शासक नृप तुंग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखित ग्रंथ कौन सा था, कविराज मार्ग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो लिखित ग्रंथ कौन सा है, कविराज मार्ग, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कन्नड़ भाषा साहित्य के रत्नत्रय या 3 रत्न कहे जाने वाले कौन कौन से, वो 3 रत्न है, पंपा आदि पुराण और विक्रमाविजय, इसके बाद पोन्ना शांति पुराण, रन्ना अजीतनाथ पुराण। ठीक है, ये सब चीज़ें देखिए कई बार पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, कंठस्थ करेंगे, तभी आप वहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि थोड़े से टफ नेम है, इनसे रूबरू होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो धैर्य रखना है आपको, घबराना नहीं है। आइए यहाँ पर मैंने बोला था यूपीएससी मेंस 2013 का एक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए प्रश्न को डिस्कस कर लें। क्या आप रेडी हैं? जल्दी से रेडी हो जाइए और देखिए, रेडी इन द सेंस पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और पूरा फोकस अपना इस प्रश्न पर ले आइए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके और आप अंडरस्टैंड करना ना, बीच में गैप ना आ जाए। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आज के अपने इस प्रश्न को। चलिए देखते हैं क्या है कि दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। हमें टिप्पणी करनी है।
या दोबारा से पढूं और समझाती हूँ कैसे इसके कीवर्ड्स निकालने हैं। कोई प्रश्न का अटेम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसके कीवर्ड्स को समझना, तब आप प्रश्न का उत्तर बेहतर ढंग से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि आपको दोबारा से इसको समझा सकूँ। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए भी संगम साहित्य के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो पॉइंट आउट करिए। संगम साहित्य उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वर्णन करता है। पहला देखिए कह रहे हैं कि संगम साहित्य में जो राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से आप देखेंगे उतना अधिक उपयोगी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी सामाजिक, उस समय की सामाजिक, यहाँ ध्यान दीजिए, उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके थर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। सामाजिक और यहाँ पर थर्ड फोर्थ से मतलब ये कि किस सीरीज में आपको लिखना है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली में आपको वर्णन मिलता है, इसकी टिप्पणी करनी है। अब समझिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं कीवर्ड्स ऐसे लिख देती हूँ। ये हमारे क्या है जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है, संगम साहित्य के बारे में। फिर प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें उस दृष्टि से वहाँ पर साहित्यों में इतना वर्णन नहीं मिलता है जितना कि आर्थिक और सामाजिक आप देखेंगे वहाँ पर उस समय की स्थिति के बारे में पता चलता है। क्यों ऐसा कहा गया? अब हमें क्या लगेगा कि भाई मेन बॉडी में हम इंट्रोडक्शन संगम साहित्य पे लिख देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं अगर हमने इसे नहीं समझा है तो किसी प्रश्न को। फिर हम सामाजिक आर्थिक स्थिति मेनली पूछ रहा है, लेकिन उसका जो हिडन पार्ट है वो क्या है, उसका हिडन पार्ट है कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वहां पर वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। तो हमें पहले कीवर्ड में समझना है कि हम क्या लिखें। तो पहले आप इंट्रोडक्शन अगर लिखेंगे, ये अभी कीवर्ड है, इसको हम प्रॉपर समझेंगे। इंट्रोडक्शन में आप संगम साहित्य के बारे में थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नोट डाउन करते जाइए ताकि आप इसको समझ सके। बाद में संगम साहित्य के बारे में कुछ लाइन दे सकते, क्या है इसका, देखेंगे क्यों ये कहाँ से मिला, संगम साहित्य के कितना जो एरा था वो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसके छोटा सा ब्रीफ में। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से आप देखते हैं इतना उपयोगी क्यों नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे कि राजनीतिक, आप देखेंगे कि इतिहास की दृष्टि से, ठीक है, इन शॉर्ट लिख दे रही हूँ, राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से ये क्या था, उपयोगी नहीं था, ऐसा ये प्रश्न का मानना है। और हो सकता है ऐसा कुछ तत्व मिले हो जिससे हमें लगता हो उपयोगी नहीं था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा हमारा कीवर्ड आएगा, थोड़ा खराब दिख रहा है क्या, आप समझ पा रहे हैं, राइट, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट अब हमें क्या लिखना है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से। तो यहाँ पर हमें सामाजिक प्लस इसकी मेन बॉडी में हम जब लिखेंगे, आप ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये उसका नीचे का जस्ट नीचे उसके आप ये देखेंगे राजनीतिक स्थिति इतनी बेहतर, दृष्टि उतनी उपयोगी नहीं थी। तीसरा आप मेन बॉडी में जब आएंगे तो मेन बॉडी में आपको यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति वहाँ पर कैसी थी उसको दर्शाना है। उसको कैसे दर्शाएंगे, वहाँ के साहित्य जो मिले हैं, जो ग्रंथ मिले जब मैंने पढ़ाया था उसके ग्रंथ जो मिले हैं उससे हमें वहाँ पर समझाना है। भाई वहाँ पर हमें उसके क्या है उदाहरणों के साथ बताना है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें क्या मिला था। आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो वही हमें लिखना है सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, ये तीसरा ही, इसमें यहाँ पर हम चौथा पॉइंट बना के सामाजिक में दिखाएंगे वहाँ की धर्म कैसा था, वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी थी इत्यादि चीज़ों को लिखेंगे। आर्थिक में जैसे हम लिख देंगे कृषि कैसी थी, वहाँ का व्यापार कैसा था, अन्य देशों के साथ व्यापार क्या था, धातुएं कौन कौन सी सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अंत में हम यहाँ पर टिप्पणी लिख देंगे, ठीक है। टिप्पणी मतलब उसका अंत करते हुए हम बता देंगे यहाँ पर कैसे क्या था, हमारे क्या मतलब हमने क्या उससे देखा और समझा उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब आते हैं, क्या आपने लिख लिया है, या मैं साइड हो जाती हूँ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्या इसको रफ कर दूँ ताकि नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अपने मेन प्रश्न को लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं आपकी परमिशन से, ऐसा मैं मान लेती हूँ आपने परमिशन दे दी है, राइट। चलिए देखिए इसको अब हम रफ कर देते हैं। देखिए इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ पर। अब आप समझिएगा, मेन अब जो हम प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब आप लिखेंगे बेसिकली और मैं समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना नहीं लिख सकती, क्योंकि कम टाइम में बहुत ज़्यादा बता पाना कभी कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए भी। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट था। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपने सारी चीज़ें समझ ली। अब हमने क्या बताया था, मेन आंसर पर आइए। आप यहाँ पर इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में एज इट इज़ क्या बताया था, संगम साहित्य के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग हल्की सी लिख देती हूँ, संगम साहित्य, फाइन,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 नहीं डाल रही हूँ, कहीं आप ऐसा मत करिएगा 1 2 3 नहीं डाला, वो आपको कीवर्ड्स बता रही थी। ठीक है, संगम साहित्य में यदि हम आएंगे तो यहाँ पर समझेंगे कि संगम साहित्य की बात करें तो इसमें देखेंगे 300 से 300 ईस्वी पूर्व जो प्राचीन दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि इतिहास को जानने का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत था। कौन सा? संगम साहित्य था, जिसमें देखेंगे एट्टू टोगोई हो गया और हमने तोल्कापियम बताया था, शिल्पाधिकारम बताया था, और मणि मेखले जैसे संगम का ग्रंथ जो हमें मिलते हैं उनसे तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी हमें मिलती है। इन नाम को आप याद रखिएगा, हमने यहाँ पर बता दिया, तो वो 2-3 ग्रंथों के नाम यहाँ पर आप लिखते हुए इंट्रोडक्शन दे देंगे। सेकंड कीवर्ड हमारा क्या था? हम राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इतना अधिक वहाँ पर उपयोगी ना होते हुए भी क्या बताया गया है, तो छोटा सा हम लिखेंगे कि यहाँ पर दूसरा हम यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इतना उपयोगी क्यों नहीं था। इतिहास की दृष्टि से देखिए, ऐसा नहीं कि हम देखिए कभी भी ना बैलेंसिंग आंसर लिखिए, प्रॉपर आप एक जोन में सोचकर कोई प्रश्न नहीं लिखिए। राजनीतिक दृष्टि से अगर यहाँ पर कह रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे कि भाई कुछ तो ग्रंथ मिले हैं जिसमें हमें राजनीतिक स्थिति का पता चला है, जैसा कि अभी हमने देखा था उसमें पीछे जो हमने ग्रंथ थे उसके में हमने देखा था कौन कौन से थे जिसमें राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चला था। तो यहाँ पर हम उन्हीं ग्रंथों का नाम लिखते हुए वर्णन करना सिंपल सा है, तो ग्रंथ जो है उनको आप रट लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि संगम साहित्य में जो आप सुदूर दक्षिण में चोर, चेल और पांड्य राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। भाई राजनीति का प्रारंभ तो हम इसी तरह से बताएंगे ना, मैप में यहाँ चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इंडिया का मैप यहाँ पर बताना चाहे चोल पांड्य और जो उनके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हैं इस हिस्से में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इससे हमें क्या होता है कि तात्कालीन उस समय की कुछ प्रशासनिक जानकारियां भी मिलती हैं, जैसे वंशानुगत राजा का होना। ठीक है, क्षेत्रीय सरदार की बात करता है, पंच स्तरीय यहाँ पर परिषद इत्यादि की बात करता है। इसको और पढ़ेंगे तो और समझेंगे। इसके बाद हमें आना है, ये हमने पॉजिटिव पॉइंट दे दी, भाई कुछ तो हमें मिलता है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, कुछ हमें मिलता है, कुछ में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ना आप देखेंगे राजनीतिक स्थिति की जब बात की गई तो बहुत अतिशयोक्ति वर्णन किया गया। इसका कारण क्या है, इसको समझिए। पहले क्या होता था कि राज दरबार में, वहाँ के राज दरबार कभी हुआ करते थे। अब आप बताइए, किसी के घर में बैठकर किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में गलत तो नहीं लिख सकते, है कि नहीं। तो क्या होता था, बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण उन्होंने राजाओं का वर्णन किया, वहाँ की प्रजा के बारे में बताया, वहाँ की आर्थिक स्थितियों के बारे में बताया। ठीक है, मिथकों से भरे हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि जब राजा चलते थे तो ऐसी आंधियाँ चला करती थी, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था, तो ये संभव थोड़ा नहीं लगता है, थोड़ा सा हमें अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। ठीक है, विदेश नीति का अभाव देखा गया है जब वहाँ राजनीतिक स्थिति की बात की जाए। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं राज्य की निर्माण की वास्तविक स्थिति की पुष्टि न होने के कारण अधिक उपयोगी नहीं है, जहाँ जो भी राजनीतिक इतिहास की दृष्टि वहाँ पर देखने को मिली है उन ग्रंथों के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं मेन बॉडी पे। तो मैं यहाँ मेन बॉडी नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाँ, फिर लिखेंगे यहाँ पर कि सामाजिक स्थिति का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। सामाजिक और आर्थिक पूछ रहा है ना बाबा, सामाजिक स्थिति का हमें यहाँ वर्णन करना है। तो सामाजिक स्थिति का वर्णन आपको कहाँ से देखने को मिला? वहाँ के साहित्यों से। तो उन साहित्यों के नाम हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिख के और फिर इसको ब्लू पेन से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे समाज का विभाजन। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर ए डाल के क्या लिख सकते हैं? समाज का विभाजन देखने को मिला है आपको। ठीक है, समाज का विभाजन समझिएगा इसको ज़रा, अभी मैं लिख लूँ फिर बताती हूँ आपको। समाज का विभाजन ये पॉइंट हो गया। इसमें देखेंगे कि जैसे हमारा तोल्कापियम जो नामक एक ग्रंथ था, उससे सूचना मिलती है कि समाज में आप देखेंगे कि मुख्य विभाजन जो था वो पेशों यानी कि उनके पेशे के आधार पर उनको विभाजित किया गया था। उन 4 वर्णों में उनको विभाजित किया गया था। उनका नाम ज़रा नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे देखेंगे अरसार यानी कि उसका शासक को अरसार कहा जाता था। अंतनार किसको कहा जाता था? पुजारी को कहा जाता था। बेल्लार कृषक को, और वनीगर किसको कहा जाता था? ये वनीगर वो वाला वनीगर नहीं है। वनीगर किसको कहा जाता था? व्यापारी को कहा जाता था। तो समाज का विभाजन कुछ इस 4 वर्णों पर आप देखेंगे वहाँ के पेशों के आधार पर किया जाता था। अब समझिए समाज में क्या सिर्फ समाज की स्थिति वर्ण और वर्ग से ही थोड़ी ना होती है, महिलाओं की स्थिति भी आती है। ठीक है, धर्म की स्थिति भी आती है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी?
ठीक है, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर समाज में देखेंगे कैसी थी, महिलाओं की स्थिति आप देखते हैं कैसी थी वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे धर्म की बात की जाएगी कि धर्म का क्या प्रभाव था वहाँ पर, किस प्रकार से धर्म का प्रभाव कितना क्या देखा गया है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव की यहाँ पर देखेंगे महिलाओं की स्थिति। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, वो 30 कवियत्री जिनके बारे में वर्णन मिलता है, ऐसा मैंने हाईलाइट क्यों किया था कि महिलाओं का सम्मान आप देखते हैं बौद्धिक गतिविधियों में भाग लेने की उन्हें अनुमति थी। क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं उनको पैरेलल समझा जा रहा था। संगम साहित्य में आप देखेंगे 30 महिलाएं कवित्री थी, जिसमें हमने जिक्र किया था, जिनमें से 2 का नाम आपको मेंशन भी किया था कि अवैयर और नच्चेलियर जो है वो प्रमुख थी उन महिला कवित्रियों में। इस तरह से देखते हैं उत्तर भारत की तरह ही यहाँ पर विवाह भी एक संस्कार के रूप में हुआ करता था। ये सूचना आपको कहाँ से मिलती, तोल्काप्पियम एक जो ग्रंथ था अभी पढ़ाया था उससे मिलती है। ठीक है, इसके बाद सती प्रथा का यहाँ पर काफी प्रचलन देखने को मिला। ये सब मैं किसके पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, महिलाओं की स्थिति के अंदर ही। हाँ ठीक है, सती प्रथा का वहाँ पर प्रचलन देखने को मिलता है। वहीं देखेंगे मणिमेखले में जैसे हमने देखा और शिल्पाधिकारम में हमने सूचना मिली है, हमें साहित्य में देखने को मिला है कि समाज में गणिकाएं भी मौजूद थी जो ललित कला और नृत्य गीत में काफी निपुण हुआ करती थी। क्लियर है, ये सब चीज़ें महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है वहाँ के साहित्य में। ठीक है, उनके ग्रंथों में धर्म पर आते हैं, धर्म भी भाई बड़ा रोल प्ले करता है अपने आप में जब बात हो आपकी सामाजिक स्थिति की। तो धर्म में आप देखते हैं जो मुरुगन जो कुमार कार्तिकेय और मेथन जो विष्णु, देवी कोरनावाई जो दुर्गा है, उनका संगमकालीन समाज के प्रमुख देवता और देवी के रूप में वो पूजे जाते थे वहाँ पर। इसके बाद वीर पूजा की भावना भी वहाँ पर मौजूद थी। आपने देखा था अभी जब ग्रंथ पढ़े थे हमने, देखेंगे युद्ध में मारे गए जो योद्धा है उनका पाषाण स्मारक बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। मतलब वीरता को काफी वहां पर पूजा जाता था, एक पूजा की तरह, एक तरह देवताओं की तरह उन्हें पूजा जाता था, उनका पाषाण स्मारक बनाकर। क्लियर है, चलिए ये तो हो गई ये बात। ठीक है, सामाजिक स्थिति का वर्णन में हमने देखा समाज का विभाजन कैसा था, महिलाओं की स्थिति थी, धर्म की स्थिति क्या थी, धर्म की कंडीशन क्या थी, कैसा क्या था। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आर्थिक स्थिति में, क्योंकि भाई पूछ रहा है ना कि आर्थिक जो है वो संगम साहित्य सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिक प्रभावशाली थी, तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है, आर्थिक स्थिति को भी दर्शाना वहां पर। क्लियर है, आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। तो देखेंगे आर्थिक स्थिति में क्या आएगा, व्यापार, कृषि, सबसे पहले कृषि आएगा। तो यहाँ पर हम कृषि को समझेंगे। देखिए एक क्रम बहुत मैटर करता है ना। जैसे आप अपने बारे में जब किसी के का वर्ण, जैसे आप अपने बारे में जब लिखते हैं कभी, तो ये नहीं लिखते कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ या रहती हूँ, पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर अपने माता पिता का नाम, फिर इस तरह से आप निवास स्थान इत्यादि चीज़ों को हम क्रम वाइज लिखते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमें क्रम का ध्यान रखना है। क्रम बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर सही तरह से किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाए तो वो खूबसूरत दिखती है, क्योंकि सब उड़ेलना ही हमारा अंतिम उद्देश्य प्रश्न में नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है और किस तरह से आपने प्रेजेंट किया, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप देखेंगे कृषि में आरंभ में क्या हुआ यहाँ पर कि पशुचारण, लेकिन कालांतर में आप देखेंगे कृषि का भी महत्व बढ़ने लगा। ऐसा क्यों पता चला कि भूमि को 5 क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित किया जाने लगा। देखेंगे जो तोल्काप्पियम है उससे सूचना मिलती है, तोल्काप्पियम काफी बार उसका नाम आ रहा है उस ग्रंथ का, उसमें काफी कुछ मेंशन है, जिसमें देखेंगे कुरिंजी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की चीजें के बारे में पता चलता है, वहां पर भूमि के बारे में। मुलय हो गया, चार घाट के बारे में पता चलता है। मरुदम हो गया, मैदानी और कृषि योग्य भूमि के बारे में वहां पर पता चलता है। पुल्लय जैसे शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्र है उसके बारे में वहां पर पता चलता है। नेतल है एक तटीय भूमि, उसके बारे में वहां पर तोल्काप्पियम एक जो ग्रंथ है उसमें उन सबका वर्णन वहां पर किया गया है, कृषि के अंतर्गत, आर्थिक में कृषि के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पर अन्य व्यवसाय की बात की जाए, यहाँ पर जैसे अन्य जो व्यवसाय थे, ठीक है, अन्य व्यवसाय की बात की जाए तो क्या क्या और व्यवसाय थे कृषि के इतर, तो वो समझिए। इसमें देखेंगे जैसे बुनाई हो गया, धातु गर्म हो गया, जहाज निर्माण हो गया, इत्यादि इत्यादि का भी वहाँ पर व्यवसाय हुआ करता था। अब व्यापार में आप देखेंगे जैसे आंतरिक और बाह्य व्यापार में क्या क्या चीज़ें थी। जैसे व्यापार को यदि हम लिखें, ये मैं इन शॉर्ट पे थोड़ा बता रही हूँ, हर चीज़ नहीं, इसमें पॉइंट्स बताती जा रही ताकि आप इसको इलॉबरेट कर सकें। व्यापार में जैसे आंतरिक व्यापार हुआ करता था आपस में। बाह्य में देखेंगे रोमन व्यापार की भी सूचना उन साहित्यों से देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप थोड़ा इफेक्टिव भी लगता है। ओके, इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, 5वां पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि भाई टिप्पणी करना है, यानी कि निष्कर्ष के साथ इसका अंत करना है। अब आपको देखेंगे कि इस प्रकार संगम साहित्य तात्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन, लोगों की संवेदनाओं को, जीवन को आप देखेंगे, संवेदना उनके जीवन के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है इन साहित्यों को, इन ग्रंथों के माध्यम से। तो आपने क्या समझा कि अभी तक जितने भी ग्रंथ
इसमें बताए गए हैं उन्हें स्किप मत करिएगा, उन्हें पढ़ लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है। आज के आप कह सकते हैं इस लेक्चर का जो है वो सार है। क्यों? क्योंकि वही सब चीज़ें आएंगी तभी तो उदाहरण के तहत बता पाएंगे कि भाई किसमें राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चला है, किसमें वहाँ पर कृषि और इन सब के बारे में वर्णन मिला है। साहित्य तो बताएगा, क्योंकि साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है। ठीक है, समझ आ गया? अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो प्लीज़ आप उसे पूछ सकते हैं, और इस प्रश्न से संबंधित कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप पूछ सकते हैं, बेशक, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो क्या आज हम इसको वीडियो को यहाँ समाप्त करें? चलिए, मैं मान लेती हूँ आज आप कह रहे हैं यहाँ पर समाप्त कर देते हैं इस वीडियो को। कल जल्दी से हम एक नए लेक्चर में आएंगे, नए लेक्चर के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, निरंतर रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।